हेलो। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जुडिशियल सर्विस या यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित विधि की परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, इस संदर्भ में इसको हम मुख्यतः 5 टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। पहला, इसका प्रोविजन कहाँ पे है। दूसरा, इसका अभिप्राय क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं, इससे संबंधित केस लॉ क्या है और प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर क्या है। प्रपोजल एंड इनविटेशन ऑफ प्रपोजल में डिफरेंस क्या है। अगर हम एक एक की चर्चा करें, प्रोविजन को लें तो प्रपोजल को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में डिफाइन किया गया है और इनविटेशन ऑफ प्रपोजल को भारतीय संविदा अधिनियम की किसी भी धारा में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। अगर इसके मीनिंग को देखें तो सेक्शन 2A, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, when one person signifies to another with his willingness to do or to abstain from doing due to obtaining the assent of that other person, he is said to make a proposal. मतलब ये हुआ कि प्रस्ताव में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति से इस आशय के साथ संज्ञापित करता है, सूचित करता है कि वह उसे वैसे ही स्वीकार करे। और जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो ये वचन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। लेकिन जब हम इनविटेशन ऑफ प्रपोजल की बात करते हैं तो ये चूंकि संविदा अधिनियम में स्पष्टतः परिभाषित नहीं है, इसलिए इसके अभिप्राय में प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति तक केवल पहुंचाना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में। और यह जब स्वीकार होता है तो वचन ना होकर के वास्तव में ये प्रस्ताव होता है। आप दूसरे शब्दों में भी अगर आप देखें, शाब्दिक निर्वचन करें अगर, तो प्रस्ताव किस बात के लिए, अपनी इच्छा को संज्ञापित करके उससे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उद्देश्य होता है। इनविटेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, अगर इस पूरे शब्दावली को 2 भाग में बांट दीजिए, प्रस्ताव और फिर कामा लगा दीजिए, के लिए आमंत्रण, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, या आमंत्रण कामा के लिए प्रस्ताव। तो जब आप आमंत्रण करेंगे किस बात के लिए, प्रस्ताव के लिए, या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, प्रस्ताव के लिए जब आमंत्रण करेंगे तो आखिर वो होगा क्या। आपने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव के लिए ही तो आमंत्रण किया है, तो अगर आपके इस आमंत्रण को उसने स्वीकार किया तो क्या हो जाएगा, ये ओनली प्रपोजल। ठीक है। इसकी मूल विशेषता क्या है कि जब प्रस्ताव स्वीकार होता है तो वो वचन हो जाता है, और जब प्रस्ताव के लिए आमंत्रण स्वीकार होता है तो ये प्रस्ताव हो जाता है। ठीक है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, या उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें तो उदाहरण में जैसे मूल सूची, यानी जैसे किसी दुकान पे आप जाते हैं और वहाँ मूल्य सूची का प्रदर्शन हुआ है या चस्पा किया गया है, तो मूल्य सूची तथा माल का प्रदर्शन, जैसे सेल वगैरह लगती है उसको भी आप कह सकते हैं। तो मूल्य सूची तथा माल का प्रदर्शन कंपनी
का विवरण पत्रिका यानी प्रॉस्पेक्टस, जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है, वो इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल है। बीमा के प्रस्ताव, नंबर 3 बीमा के प्रस्ताव, रेलवे की समय सारणी, पूछताछ का में जो उत्तर प्राप्त होता है वो भी इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल है। नीलामी या निविदा, टेंडर, ये भी इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल के एग्जाम्पल्स हैं। और बैंक की सेवा शुल्क तालिका, बैंक की सेवा शुल्क तालिका, ये सब के सब इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक है, कुछ ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है। अगर आप देखें जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं, अगर उन सबके पहले अल्फ़ाबेट को ले लीजिए, जैसे मूल्य सूची का प्रदर्शन या माल का प्रदर्शन, तो माँ हो गया। कंपनी का विवरण पत्रिका, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट का हुआ। बीमा के प्रस्ताव, पहला अल्फ़ाबेट बा हुआ। रेलवे की समय सारणी, पहला अल्फ़ाबेट रा हुआ। अगर पहले अल्फ़ाबेट को आप करेंगे, एक अच्छा सा शब्द बनेगा मकबरा। आप आगे पीछे मात्रा लगा के बनाएंगे। फैजाबाद शहर का एक बहुत प्रमुख स्थान है। तो मकबरा, तो माँ मूल्य सूची का प्रदर्शन, का कंपनी का विवरण पत्रिका, बा बीमा के प्रस्ताव, रा रेलवे की समय सारणी, मकबरा। फिर पूछताछ का उत्तर, आप स्पेस दीजिए। पूछताछ का उत्तर, पहला अल्फाबेट पा, ना से क्या है, निविदा या नीलामी, और बा में 2 कर दीजिए, बैंक की सेवा शुल्क पुस्तिका भी हो गई। तो देखिए, अगर आप याद करना चाहें, एक ट्रिक एग्जाम में कभी भूल गए तो एक ही शब्द में बात खत्म हो जाएगी। व्हाट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप में रखिए। मकबरा पे नानी है, मकबरा पे नानी है। मा माने मूल्य सूची का प्रदर्शन या माल का प्रदर्शन, का माने कंपनी का विवरण पत्रिका, बा माने बैंक बीमा के प्रस्ताव या बैंक की सेवा शुल्क तालिका, रा माने रेलवे की समय सारणी, मकबरा। पूछताछ का उत्तर पे, ना माने नीलामी, ना माने निविदा। नानी है को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जोड़ दिया गया, उसका कोई बहुत नहीं एग्जाम्पल निकल पाया। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप केस लॉ पे आते हैं तो बहुत सारे लीडिंग केस हैं। जैसे हैरिस बनाम निकर्सन का केस है, हैरिस बनाम निकर्सन का है। हार्वे बनाम फेसी का है। मैकफरसन बनाम अपन्ना, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन लाल, बद्री प्रसाद वर्सेज मध्य प्रदेश, फार्मासिस्ट सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ये सारे के सारे केस बहुत लीडिंग केस हैं। अब हम इनकी एक एक करके चर्चा कर लें। जैसे जो पहला केस आया, हैरिस बनाम निकर्सन, हैरिस बनाम निकर्सन, ये 1873 का केस है। अब इसके फैक्ट को अगर आप देखें तो इस मामले में प्रतिवादी ने नीलामी द्वारा विक्रय की घोषणा किया था। इस मामले में प्रतिवादी ने एक विक्रय करना था और ये कहा था कि वो इस नीलामी के द्वारा इस प्रोडक्ट को बेचेगा। वादी लंबी यात्रा करके नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी स्थल पर पहुंचा था और जब वो नीलामी स्थल पर पहुंचा तो वहां उसे बताया गया कि प्रस्तावित नीलामी निरस्त कर दी गई है। चूंकि वादी नीलामी स्थल पर पहुंच गया था, इसलिए उसने उस रास्ते में जो खर्च हुआ था उस व्यय के लिए सूट फाइल कर दिया कि जब प्रस्ताव हो गया था, हमने स्वीकार कर लिया था, तो फिर आप बीच में कैसे इसको निरस्त कर सकते हैं। न्यायालय ने निर्णय किया कि ये जो नीलामी थी वो प्रस्थापना हेतु आमंत्रण मात्र थी, अतः नीलामकर्ता इसे वापस लेने हेतु स्वतंत्र था। नीलामी स्थल पर उपस्थित हो जाने मात्र से ही वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई संविदा सृजित नहीं होती है। इसलिए अभी देखो आपके एग्जाम्पल में नीलामी था, उसी को ये पुष्ट कर रहा है केस। तो नीलामी जो है वो इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल है, वो कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसी प्रकार से हार्वे बनाम फेसी, ये 1893 का केस है। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। इस मामले में वादी ने प्रतिवादी को भूमि का न्यूनतम मूल्य और उसके बेचने की इच्छा को जानने की कोशिश की थी। यानी कह सकते हैं कि वादी ने प्रतिवादी से दो सवाल पूछे थे। पहला कि इस भूमि का न्यूनतम मूल्य क्या है और क्या इस भूमि को आपकी बेचने की इच्छा है। प्रतिवादी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि इस भूमि का न्यूनतम मूल्य 950 पाउंड है, 900 पाउंड है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न था कि हम इसे बेचना चाहते हैं, उस बारे में प्रतिवादी ने कोई उत्तर नहीं दिया था। फिर वादी ने क्या किया कि चूंकि उसने न्यूनतम मूल्य बता दिया तो उसने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया कि ठीक है, हम आपके इस भूमि को 900 पाउंड में खरीद लेंगे। जब एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। वादी ने सूट फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे कोई संविदा सृजित नहीं हुई, क्योंकि दो प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें पहले प्रश्न में न्यूनतम मूल्य की बात गई थी, वास्तविक मूल्य उसने नहीं बताया था। इसलिए ये प्रस्ताव ना होकर के इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल था। और विक्रय करने की जो बात थी उस मामले में प्रतिवादी पहले से ही मौन था, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की संविदा सृजित नहीं हुई और यह मात्र इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल की श्रेणी में आया। एक तीसरा केस जो मैकफरसन बनाम अपन्ना, ये सुप्रीम कोर्ट का है, भारतीय केस है। और इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हार्वे बनाम फेसी के दिए गए निर्णय को अनुसरण किया था। अब इसमें क्या था कि वादी प्रतिवादी का बंगला 6,000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव किया। यानी वादी ने प्रतिवादी से 6,000 रुपये में उसका बंगला खरीदने का प्रस्ताव किया। प्रतिवादी ने इस प्रस्ताव के जवाब में उत्तर दिया कि वह अपना बंगला 10,000 से कम पर नहीं देगा। फिर वादी ने उस 10,000 रुपये को स्वीकार किया और कहा ठीक है, वह उसके बंगले को 10,000 रुपये में ही खरीद लेगा। जब इस प्रकार का एक्सेप्टेंस लेटर प्रतिवादी के पास पहुंचा, उसने अपना बंगला जब तक पहुंचता तब तक वो किसी और को बेच चुका था। इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया। न्यायालय ने कहा यहाँ पे किसी प्रकार की संविदा सृजित नहीं हुई। जो 6,000 रुपये का प्रस्ताव पहला था, जैसे ही वो प्रतिवादी के द्वारा उसका काउंटर किया गया, वह मूल प्रस्ताव अपने आप में समाप्त हो गया था। और जब 10,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया तो जब तक वह पहुंचता उसके पहले ही जो है वो बेच चुका था। इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की ना तो संविदा सृजित हुई, ना प्रतिवादी किसी बाध्यता के अधीन आया। इसी मत का समर्थन बद्री प्रसाद वर्सेस मध्य प्रदेश 1970 और बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन लाल 1973 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मत का समर्थन किया था, मैकफरसन बनाम अपन्ना का। इसके बाद एक नए स्वरूप में एक नया केस आया, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ये पुराना केस है 1952 का। इसमें एक नया कंसेप्ट ये था कि जैसे अभी हम लोग मार्केट में देखते हैं स्वयं सेवा प्रणाली, यानी सेल्फ सर्विस सिस्टम। आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं और अपने सामान को स्वयं निकाल के फिर काउंटर पे लेके आते हैं। तो ये जो सेल्फ सर्विस सिस्टम है, ऐसी दुकानों में विक्रय कब पूर्ण होगा, ये एक सवाल था कि जब आप दुकान में प्रवेश करके सामान निकाल के टोकरी में रख लिया उसी समय पूर्ण होगा, या काउंटर के आने के बाद पेमेंट किया तब पूर्ण होगा। तो ऐसे मामलों में न्यायालय ने निर्णित किया कि ऐसी वस्तुओं का मूल्य सूची के साथ प्रदर्शित करना ये मात्र इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल होता है। अतः ग्राहक द्वारा वस्तु का चयन करना तथा उसको उठाना ये प्रस्थापना से अधिक कुछ नहीं है। अतः उतने मात्र से विक्रय की संविदा अस्तित्व में नहीं आ जाती है जब तक कि वो काउंटर पे आकर के आप उसका पेमेंट नहीं करते और वो पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे लीडिंग केस ये जो है वो
इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल से संबंधित है। और इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। जैसे अभी आपने कहा एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल मकबरा पे नानी है, कोड बना के याद करने के लिए आपने सहूलियत से बना लिया। इसी प्रकार से सारे केस को एक एक शब्द का एक सेंटेंस अगर आप बना लीजिए तो भी याद हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं, हमने कुछ अलग से किया नहीं, हर एक केस का ऊपर नीचे करके आप एक शब्द लीजिए। जैसे हैरिस और हार्वे, ये दोनों नाम हैं। इसे आप मन में रखिए कि जैसे कोई दो बच्चे हैं, हैरिस और हार्वे। मैकफर्सन, हैरिस और हार्वे कामा, अब मैकफर्सन, और अब बनवारी लाल और एक बद्री प्रसाद। अब इसके पहले अल्फाबेट को मिला देंगे तो बन जाएगा बाबा। तो मैकफर्सन बाबा के साथ फार्मासिस्ट की दुकान पर गए हैं। इतनी सी बात बोल देना है कि हैरिस और हार्वे मैकफर्सन बाबा के साथ फार्मासिस्ट की दुकान पे गए हैं। कुछ नहीं, चूंकि आपने सारे लीडिंग केस को एक जगह नोटिस कर रखा है। और देखिए याद हो गया, हैरिस बनाम निकर्सन, हार्वे बनाम फेसी, मैकफर्सन बनाम अपन्ना, बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन लाल बाबा, और फार्मासिस्ट सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस केस को भी आप कर सकते हैं कि हैरिस और हार्वे मैकफर्सन बाबा के साथ फार्मासिस्ट की दुकान पर गए हैं, और सारे लीडिंग केस को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपकी ये बात बन जाएगी। अब इस टॉपिक का जो अंतिम पॉइंट है वो है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन एंड इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल। इसको अगर आप ग्राउंड बना के देखें तो पहले नंबर पे आया नेचर। नेचर, अब नेचर में प्रस्थापना का क्या नेचर है? प्रस्थापना जब प्रतिग्रहण होती है यानी एक्सेप्ट होती है तो प्रॉमिस हो जाती है। दूसरा, इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो केवल प्रपोजल बनता है। फिर एक्सेप्टेंस की बात आई। एक्सेप्टेंस की बात आई तो कहने का मतलब हुआ कि जो प्रस्थापना है वो एक्सेप्टेंस के योग्य होनी चाहिए। यानी आप अगर प्रपोजल के कंसेप्ट को देखेंगे तो वो विधिक प्रस्थापना यानी वैध प्रस्ताव होना चाहिए, जिसमें निश्चित है या निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए, विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए, और वो संसूचित होना चाहिए। वो सब उसके एसेंशियल एलिमेंट है। तो वही ये कह रहे हैं कि प्रस्थापना को एक्सेप्टेंस के योग्य होना चाहिए, और इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल में उसकी योग्यता आवश्यक नहीं है। फिर तीसरा आया पर्सन, पी पर्सन, ग्राउंड में पर्सन। अब पर्सन क्या है? जो प्रस्थापना है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति दोनों को किया जा सकता है, लेकिन जो इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल है वो केवल लोक व्यक्ति को ही किया जा सकता है। उसका उस प्रकार का नेचर है। इसके बाद आया लीगल रिक्वायरमेंट, विधिक अपेक्षाएं। विधिक अपेक्षाएं तो सेक्शन 2 में प्रपोजल के लिए क्या होना चाहिए? सेक्शन 2A में जो बताई गई विधिक अपेक्षा है उसे पूरी किया जाना चाहिए, और इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद आया लीगल रिलेशनशिप, माने क्रिएट टू लीगल रिलेशनशिप, विधिक संबंध की क्या स्थिति है? तो प्रस्ताव में विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना आवश्यक है, जबकि इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल में विधिक संबंध स्थापित करने का आशय आवश्यक नहीं है। अंत में ऑब्जेक्ट, ये इसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति से उसकी सहमति प्राप्त करना है। इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल में इसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा की सूचना देना है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है प्रपोजल और इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल में आप अंतर समझ सकते हैं। अच्छा, याद करने का भी इसका तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप जितने मैंने ग्राउंड बताया, अगर उसके पहला अल्फाबेट को लिए, जैसे नेचर N, एक्सेप्टेंस A, पर्सन P, तो NAP इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं नाप। फिर हमने कहा कि ये इसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? यल। इसके बाद लीगल रिलेशनशिप स्थापित करने का आशय, उसमें भी यल है, और ओ माने ऑब्जेक्ट। अब अगर सारे अल्फाबेट को देखें तो इसमें
6 अल्फ़ाबेट बन रहे हैं, NAP नाप, यल इसको प्रोनाउंस ले कर लो, और दूसरा LO लो। और याद करने का तरीका बना लीजिए, याद कर लीजिए, नाप ले लो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल? आप याद करने के लिए नाप ले लो। N माने नेचर, A माने एक्सेप्टेंस की क्या स्थिति है, P माने पर्सन की क्या स्थिति है, नाप, L माने लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर L आ गया तो लीगल रिलेशनशिप की क्या स्थिति है, और O माने ऑब्जेक्ट क्या है। आप ग्राउंड बना लीजिए और प्रपोजल और इन्विटेशन को आप कर लीजिए। इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपका ये प्रश्न है, ये 6 टॉपिक में डिफाइन हो गया। प्रोविजन, अभिप्राय, इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, इसके बाद इसके उदाहरण क्या हैं, केसला क्या है, और इसमें अंतर क्या है, ये आप देख लीजिएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।